ड्रिफ्ट करंट का किसको किसको इक्वेशन पता है? जिसे पता है बोल सकते हो। ड्रिफ्ट करंट का यानी कि I बराबर क्या इक्वेशन था? किसी को नहीं पता है? क्या रे बाबू, हम लोग अनदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ पढ़ते हैं भाई। एक तो हम लोग पढ़े, दूसरा हम लोग ओम्स लॉ का अलग तरीके से पढ़ते हैं जो अनदर फॉर्म है। तो I बराबर ऐसा तुम लोग पढ़े होगे कि N E A V D, क्या ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो यही पूछ रहे थे, तो क्या दिक्कत हो गया था? जिसमें N क्या है भाई? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज और 1 कैरियर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज। क्या यही है ना? अब एक बात समझो, कल हम तुम लोग को एक क्वांटिटी बताए थे करंट डेंसिटी। कल हम करवाए थे करंट डेंसिटी, क्या था भाई? करंट डेंसिटी J बराबर क्या था? I अपॉन A। क्या ऐसा ही था ना? ऐसा नहीं था? एरिया था नीचे कि नहीं? उसको S से डिनोट करो, A से डिनोट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब करंट डेंसिटी क्या था? रेशियो बेसिकली करंट अपॉन एरिया। क्या ऐसा था कि नहीं? अभी तुम देखो, यहाँ पे I यहाँ पे है और इधर A है। अभी A को अगर हम इधर ले आए, ला सकते हैं कि नहीं? ला सकते हो क्या रे बाबू? ला सकते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? अगर हम इसको, ये हमारा करंट डेंसिटी होता था, अभी यहाँ से A को अगर हम इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I बाई A बराबर क्या हो जाएगा? N E और क्या हो जाएगा? VD। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? VD और VD का कुछ इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। VD बराबर क्या पढ़े हो भाई? कुछ याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? E टॉ बाई 2m इंटू E। क्या ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, टॉ क्या है भाई? रिलैक्सेशन टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये मास क्या है? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर का मास जो भी। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऐसा बताया गया है? अभी इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन? अभी I बाई A को हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? J लिख देते हैं, क्योंकि I और A का रेशियो हमारा क्या होता था भाई? तो करंट डेंसिटी होता था। तो J इसको लिख दिए। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं NE, VD के जगह पे ये हम चीज पुट करते हैं। तो E इंटू टॉ बाई 2m। तो एक E पहले से है, एक E तो वहां पहले से है, दूसरा E आएगा तो क्या होगा? ये स्क्वायर होगा कि नहीं? क्या स्क्वायर होगा कि नहीं? तो NE स्क्वायर टॉ बाई 2m और E। क्या ऐसा होगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है इसमें? VD को अगर वहां पे पुट करोगे तो नीचे जो आया है ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? एक क्वांटिटी है J, एक क्वांटिटी है E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? वोल्टेज जैसा जैसा हम चेंज करेंगे, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, उसी के हिसाब से J हमारा वेरी करेगा। लेकिन N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, टॉ कांस्टेंट है और M कांस्टेंट। तो ये जो टर्म यहाँ पे आया है ना, ये कांस्टेंट है बेसिकली। तो यहाँ से जब हम यहाँ से रिलेशन अगर निकालें तो इसको लिखा जाता है J बराबर सिग्मा E। तुमको सिग्मा हम पहले निकाल के बताए हैं। सिग्मा क्या है भाई? सिग्मा का क्या है? सिग्मा का वैल्यू हम पहले ही तुमको निकलवा के बताए थे।
कुछ याद है? इसको यहाँ पे हम क्या किए, सिग्मा बराबर तुम देखो निकाले होगे NE² टाउ अपॉन 2m। क्या ऐसा आया था कि नहीं आया था? सिग्मा क्या है भाई? तो सिग्मा यहाँ पे कहलाता है कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या कहलाएगा? तो इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कंडक्टिविटी नहीं निकाले हो? अरे कंडक्टिविटी निकाले हैं कि नहीं? अपोजिट ऑफ रेसिस्टिविटी, क्या ऐसा निकाले थे? निकाले हो। तो ये जो रिलेशन हमारा है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो रिलेशन आता है ये भी कहलाता है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ एक तो V बराबर IR पढ़े हैं, अभी देखो इससे V बराबर IR भी आ जाएगा। तो J बराबर क्या हम लिखेंगे भाई? सिग्मा E। ये हमारा क्या होगा? ये भी ओम्स लॉ कहलाता है ना। तो ये भी फॉर्मेट याद रखोगे। मेन एक तुम्हें वैल्यू, तुम लोग को कुछ याद नहीं। वैल्यू याद क्या रखना है भाई? एक तो ये I का वैल्यू याद रखना है, बहुत आसान चीज है, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू याद रखना है। बाकी सब कुछ इसी से पुट करके आएगा, ये सब वैल्यू तो खुद ब खुद आ जाएगा अगर ये रिलेशन हमें याद है तो। नहीं, हमें कंडक्टिविटी के लिए याद नहीं रखना, याद केवल ये दोनों वैल्यू रखोगे, बाकी जो कुछ भी होगा डिराइव करते करते वो तुम्हें आ जाएगा। और वो आई इतना हार्ड तो है नहीं, NEAVD या जैसे NAEVD जो याद रहता है उस तरह से याद रख सकते हो। तो ये बेसिकली करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है ये भी ओम्स लॉ कहलाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अभी इससे देखो ओरिजिनल ओम्स लॉ हम लोग कैसे लाएंगे। ओरिजिनल ओम्स लॉ मतलब जो तुम पढ़े हो अपने बचपन में। तो यहाँ पे क्या है भाई? J बराबर क्या है? सिग्मा E। क्या यही है ना? तो J को हम क्या लिखेंगे? अब फिर से हम उल्टा चलते हैं। J को हम लिखेंगे I अपॉन A, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हो। अभी देखो सिग्मा है, सिग्मा हम बताए थे, सिग्मा कंडक्टिविटी यहाँ पे है, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ, यानी कि सिग्मा अगर हम लिखें तो सिग्मा के जगह पे हम ऐसा 1/ρ भी लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? या रो बराबर 1/सिग्मा या सिग्मा बराबर 1/ρ, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? क्या यही बताया गया है ना भाई कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, या रेसिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे सिग्मा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/ρ। रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, सिग्मा क्या था? कंडक्टिविटी है। और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बताए थे कि अगर कंडक्टर है, इसका लेंथ अगर L है, पोटेंशियल इसके बीच अगर इधर V इधर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? V/L होगा। क्या ऐसा बताए थे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल बाय लेंथ। क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? अब देखो हम क्या करते हैं कि V को इधर रहने देते हैं, बाकी को हम इधर लेते हैं, है ना। तो बाकी को जब हम इधर लेंगे तो I रहने देते हैं इधर, रो और L नीचे है, इधर आके क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा रो L, और यहाँ पे A नीचे ऑलरेडी है, बराबर फॉर्मेट क्या होगा? V। क्या ऐसा आएगा कि नहीं? उस अरेंजमेंट में किसी को परेशानी है? क्या रे बाबू? रो L इस तरफ नीचे है, इधर आएगा ऊपर आएगा, तो ऊपर ले लिया ना इसको। क्या ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? किसी को दिक्कत है तो बोल दो। क्या लिख सकते हैं? अब देखो बचपन में तुम ये भी पढ़े होगे कि R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? IR बराबर V, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो V बराबर IR, और यहाँ पे V और I क्या होता है? वेरिएबल है, R कांस्टेंट है। तो ये रेशियो जो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
और यही रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ, जो तुम पढ़े हो 10th में। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इस रिलेशन से इसको लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? हम्म हम्म। तो ओम्स लॉ ये दोनों फॉर्मेट है, बट क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। फिजिकल क्वांटिटी वहां पे हमारा वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी है, ये सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो सीधा सीधा। तो दोनों फॉर्मेट हमारा ओम्स लॉ ही कहलाता है ना? क्या कोई दिक्कत है इसमें? हम्म। एक क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में था, क्या उसको किए हो, मतलब जो छाप लिए होगे, लेकिन क्या अपने से किए हो? नहीं। हम्म। क्या रे, नहीं किया है? चलो क्वेश्चन बाद में करते हैं हम। ओम्स लॉ हमारा V और बेसिकली V I, इस दोनों का रिलेशन है, और R हमारा कांस्टेंट रहता है। इसका ग्राफ तुम 10th में पढ़े होगे, पढ़े थे क्या? ग्राफ इसका बनाते हो, कैसा बनता था? 10th में बनाए होगे जरूर, या अभी भी बताओ कैसा बनेगा? ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा है, कैसा है? V बराबर I R, कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन है, तो यानी कि इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और इस अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी होगा। तुम लोग अभी मैथ में पढ़े होगे, तो स्लोप का वैल्यू कितना होगा? मैं क्या कर रहा हूं देखो, समझिए। ये जो हमारा इक्वेशन है, V बराबर I R, है ना? तो V वेरिएबल, I वेरिएबल, कांस्टेंट कौन है, R होता है। तो जैसे तुम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो कि y बराबर mx, तो यहाँ पे स्लोप कौन होता है भाई? स्लोप का वैल्यू क्या होता है? अरे पढ़े हो ना, स्ट्रेट लाइन m होता है, जो कांस्टेंट होता है वही होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है हमारा, V वेरिएबल है, I वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल y है और x है। तो जो कांस्टेंट है वही तो हमारा स्लोप होगा। क्या होगा कि नहीं? यानी कि बेसिकली यहां से हम क्या करेंगे, R बराबर V बाई I जो होगा वही हमारा क्या होगा इसका, यानी कि रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होगा, यानी V वर्सेस I हम कर्व अगर ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होगा, है ना? मान लेते हैं इधर पोटेंशियल है, इधर करंट है। जैसे x को x एक्सिस पे रखते हो और y को y एक्सिस पे, उसी तरह से जिसमें ये स्लोप लगा हुआ है उसको हम इधर रखे हैं, इधर V है। अब इसका मान लीजिए, जैसे इसका टेबल तुम बनाते थे कि I की वैल्यू कुछ लेते थे, उसके हिसाब से V आता था, या x का कुछ वैल्यू लेते थे, Y आते जाता था। तो इसका जो कर्व जो होगा, बेसिकली कर्व कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है इसमें? और ये जो कर्व होगा यही बेसिकली क्या देगा, R का वैल्यू देगा। इसका जो स्लोप, किसी पॉइंट पे भी स्लोप निकालोगे, किसी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे, तो हमारा क्या होगा, वो फिक्स होगा, और क्या होगा, वो V बाई I के बराबर होगा। क्या ये ग्राफ 10th में पढ़े हो कि नहीं? पढ़े होगे। याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। ये ग्राफ हमारा V वर्सेस I का ग्राफ है, और ये जो लाइन है, लाइन क्या देगा, बेसिकली रेसिस्टेंस का वैल्यू देगा। मतलब उसका स्लोप जो होगा वो हमारा क्या देगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू देगा।
अभी तुमसे एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये ओरिजिन है, इधर आई है, करंट है 0, 5, 10, 15, 20 इन एम्पियर है। एम्पियर खैर बहुत बड़ा क्वांटिटी है, लेकिन मैं दे देता हूँ एम्पियर। इधर पोटेंशियल भी है 5, 10, 15, 20। इधर पोटेंशियल है इन वोल्ट, है ना। एक लाइन दिया हुआ है कुछ भी ऐसा, है ना। इसको और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा इतना सेक्टर में कट कर लोगे। तो क्या अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो तुम इस क्वेश्चन से आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो? क्या कर सकते हो भाई? ये ग्राफ दिया हुआ है, हम जान रहे हैं कि ये लाइन ही हमारा क्या है, आर का वैल्यू है, मतलब उसका स्लोप। तो क्या निकाल सकते हो? आर की वैल्यू निकाल सकते हो भाई? आर की वैल्यू 1 आया है, किसका किसका 1 आ गया? हम्म। क्वेश्चन क्या है, समझ पाए हो भाई? कौन कौन है बच्चा सब? आदित्य कुमार, तुमको कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या है? हम्म। आर की वैल्यू निकालना है, क्या करोगे वो मैं पूछ रहा हूं। तुम देखो, किसी भी पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट ग्राफ पे चूज कर लो भाई, ठीक ना। ग्राफ पे क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट चूज करोगे, जो मन आए पॉइंट तुम उसको चूज कर सकते हो। लेकिन तुम ये ध्यान रखोगे भाई कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग v और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग i क्या होना चाहिए, ठीक ठाक वैल्यू होना चाहिए, मतलब जो कट कुट सके आसानी से। तो कोई भी पॉइंट तुम ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहां से यहां, यहां यहां कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस पे। और उस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालना क्या होता है समझो। तो कोई भी पॉइंट जिसे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 5 है, अगर इसको इसके अगर आगे हम चलते हैं, नहीं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कट कर आए तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आई होगा ऐसा। तो हमें अब इसके बीच का वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता है ना, उसको हम सेगमेंट डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। हम देखते हैं 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है भाई। तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी वैल्यू कुछ, ये भी हमें नहीं पता है। तो अभी हम ग्राफ तो हम जैसे मन तैसे दे दिए हैं, लेकिन तुम समझो बात को कि मान लेते हैं हम यही एक पॉइंट कंसीडर किए हैं, ये पॉइंट कंसीडर किए हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखोगे तो क्या लिख सकते हो कोऑर्डिनेट? अगर ये 5 है, ये 10 है, तो 6, 7, 8, 9, 10 मान लेते हैं 9 आ रहा है, या 8 आएगा, या जो भी आएगा 7.5 आएगा। तो मान लेते हैं ये 9 है फिलहाल, और ये हमारा क्या है, 5 है। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 9, 5, क्या ऐसा लिखोगे कि नहीं? क्या इसमें किसी को परेशानी है? कोई भी पॉइंट एक सेलेक्ट करो और उसका कोऑर्डिनेट लिखो। तो कोऑर्डिनेट जब लिखोगे, तो कोऑर्डिनेट हम जब लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर बाद में वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो अगर मान लेते यही कोऑर्डिनेट हम लिखे हैं 9, 5, या जो भी होगा तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से, है ना। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, आई, और सेकेंड वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, वी। तो स्लोप का मतलब क्या होता है भाई? स्लोप का मतलब होता है ये एंगल। क्या यही होता है ना? क्या नहीं होता है? हम्म। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। हाँ,
तो स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, और tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर में क्या है, ये पोटेंशियल शो कर रहा है और नीचे बेस क्या शो कर रहा है, करंट। तो हम बताए थे कि V बाई आई, यानी कि tan थीटा यहाँ पे कितना आया है, V बाई आई आया है, और हम बताए कि V बाई आई का रेशियो क्या होता है, R होता है, यानी कि tan थीटा किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। यानी कि जो इसका V बाई आई का रेशियो होगा वही इसका स्लोप होगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग V पुट करते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग I पुट करोगे तो वही वैल्यू हमारा R होगा। तो कितना होगा, 5/9 ओम। क्या कोई दिक्कत है, किसी पॉइंट पे निकालोगे, जैसे मान लेते इस पॉइंट पे अगर हम निकाले, है ना, उस पॉइंट पे निकालोगे अगर, तो अब देखोगे ये जिस जहां पे भी कट गया 15 16 17 18 19 20 ऐसा, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, मान ले 18 पे कट कर रहा है तो पहले 18, बाद में क्या लिखोगे 10। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखोगे तो पहले आई लिखे हैं बाद में v लिखे हो, तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, v बाई आई, यानी कि क्या होना चाहिए 10/18, तो क्या होगा 5 से ये कटेगा, ये 9 से कटेगा, कितना आया 5/9 ओम। किसी भी पॉइंट को लोगे भाई, किसी भी पॉइंट को लोगे तो हमेशा क्या आएगा, 5/9 ही आना चाहिए, क्योंकि स्लोप एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या y बराबर mx प्लस सी हम लिखते हैं, c अगर 0 है तो इसको हटा देते हैं, तो y और x की वैल्यू चेंज होती है बट m कभी चेंज होगा क्या, तो स्लोप कभी भी चेंज नहीं होगा, i चेंज होगा, v चेंज होगा, लेकिन r क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। और हम इसके हिसाब से निकाले तो हमारा 5/9 ओम आया है। अलग अलग ग्राफ होगा, अलग अलग निकाल सकते हैं। तो किसी पॉइंट पे जाओगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे भाई कि आई क्या है, वी क्या है, और हम वी बाई आई सीधा सीधा करेंगे तो हमारा वही क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। और स्लोप हमारे यहाँ पे वी आई कर्व का स्लोप क्या होता है भाई, तो रेसिस्टेंस होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या रे, नो सर। अगर दिक्कत नहीं तो एक बात हमें और बताओ, तीन लाइन है, लाइन सीधा क्यों, तीन लाइन है बाबू, तो तीनों का स्लोप क्या होगा, अलग होगा कि सेम होगा। ये वी आई कर्व है, एक ये लाइन है, एक ये, तीनों का स्लोप अलग होगा। मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू इसका हम R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि वी आई कर्व का स्लोप हम जानते हैं कि क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। तो उसका जो स्लोप है, तो स्लोप का वैल्यू R1 R2 R3, यानी कि तीन वायर के लिए हम, थ्री डिफरेंट वायर के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्वेश्चन का पार्ट ये है, रिलेशन हमें चाहिए कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, या इसका उल्टा होगा, या फिर सब बराबर होंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा, क्या होगा, किसी को समझ में आ रहा है। फर्स्ट फर्स्ट नंबर कौन बोला है, साकेत, वेरी गुड। और कोई बोले हैं तो बोलिए। सेकेंड नंबर, दूसरा आंसर आ गया भाई। अच्छा, और कोई है तो और कोई बोलिए। अरे किसी को आ रहा है तो बोलो ना, सेकेंड। और बाकी सब, क्या लड़की लोग से कोई भी आवाज नहीं आ रहा है भाई, हो कि नहीं हो तुम लोग।
हर्षिता कुमारी बाबू, सोए उठे बोल दिए। हाँ हाँ। पीयू पटेल, क्या रे बाबू पीयू पटेल, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? हम्म। पूजा कुमारी, कौन सा आंसर होगा? सब सोया हुआ है, सब सोया हुआ है। और इधर कौन कौन है भाई? प्रशांत झा, ऋतिक, साकेत। हवा में बात करते हो। चलो सुनो कैसे निकालते हैं, देखो तरीका क्या है, हम ये समझते हैं। फर्स्ट सेकंड कहने से नहीं होगा बाबू। निकाले भी कैसे हो, ऐसे ही बोल रहे हो? कैसे निकाले हो? फर्स्ट वाले भी कैसे निकाले हो या सेकंड वाले कैसे निकाले हो? हाँ हाँ, ठीक है, सोचो, अच्छा सोचो। सीधी बात है भाई। स्लोप अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल थीटा 1 है, ये एंगल है थीटा 2 और ये एंगल थीटा 3। तो स्लोप हमारा क्या होगा भाई? स्लोप होगा tan θ1, tan θ2 और tan θ3। क्या ऐसा होगा कि नहीं? यही हमारा R1 होगा, ये हमारा R2 होगा और ये हमारा क्या होगा? R3। ऐसा होगा कि नहीं? अभी तो जस्ट बताएं। अब एक बात समझो कि चूंकि θ1 क्या है भाई? लेस देन है किससे? θ2 से। लेस देन है किससे? θ3 से। ऐसा दिख रहा है कि नहीं हमें? अरे तो दिख रहा है, एंगल तो दिखेगा ना भाई कि ये एंगल हमारा छोटा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है। क्या ऐसा भी नहीं दिख रहा है? और तुम एक बात और भी पढ़े होगे कि tan का वैल्यू क्या होता है? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो थीटा का जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस क्या होता है? tan थीटा का सीक्वेंस होता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो वही तो सीक्वेंस R1 का होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? एक मेथड तो ये हुआ पहला, फर्स्ट मेथड, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नहीं, दूसरा तरीका एकदम बच्चा वाला मेथड, समझो बात को। हम थीटा उटा कुछ उसमें नहीं लेते हैं। इसमें किसको परेशानी है? इस मेथड से किसको समस्या हुआ बाबू बताओ तो। हम्म। क्या रे, किसी को परेशानी है इस मेथड से? दूसरा तरीका है बाबू कि कोई भी एक वैल्यू तुम फिक्स कर दो, चाहे v को फिक्स कर दो या i को फिक्स कर दो। कोई भी एक वैल्यू क्या करो, फिक्स करो, चाहे तो v को फिक्स करो या i को फिक्स करो। तो मान लेते हैं कि v का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी फिक्स कर दिए अपने मन से। अभी क्या वैल्यू हमें दिया नहीं है बेसिकली, बट हम मान लेते हैं इस पॉइंट को फिक्स किए। अभी इस पॉइंट को हम देखेंगे, इस पॉइंट से अगर हम i एक्सिस के पैरेलल हम लाइन अगर खींचे तो कुछ ऐसा जाएगा। क्या जाएगा कि नहीं? क्या ऐसा जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो तीनों लाइन को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं? R1 R2 R3 तीनों को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इसको इस पॉइंट पे कट किया, इसको इस पॉइंट पे कट किया, इसको इस पॉइंट पे कट किया। यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आई है हमारा ये होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई क्या है? ये होगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई क्या होगा? ये होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अभी ये R3 है तो इसको हम लिख देते हैं I3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ये हमारा R2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को I2 लिखते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को I1 लिखते हैं। ये हमारा करंट का ग्राफ है इन एम्पियर। इन एम्पियर ये वोल्टेज है इन वोल्ट, जिसने दिया होगा यूनिट तो जो भी दिया हुआ है। अब तुम बात समझो, यहाँ पे ये पहला मेथड हुआ, हम मिटाते हैं कि तीनों कंडक्टर के लिए या तीनों सिचुएशन के लिए हमारा क्या है? V को हम फिक्स कर दिए हैं भाई। V को फिक्स कर दिए हो तो अगर R हम निकालेंगे तो R हम क्या पढ़े हैं? V बाई I। क्या यही पढ़े हो ना?
तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट कर दिए, वोल्टेज तीनों के लिए फिक्स है, तो आर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा कि नहीं? क्या होगा? क्या रे बाबू, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब तुमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि करंट कौन बड़ा है, कौन बड़ा है भाई? क्या ये I3 है, ये हमारा I2 है, और ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, I1 है। तो करंट तो हमें दिखने से यहाँ लग रहा है कि I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन क्या है, I3। क्या ऐसा नहीं है? फॉर कांस्टेंट, V हमारा कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट, V को तो हम फिक्स कर दिए भाई, V को तो यहाँ पे हम फिक्स कर दिए, तीनों के लिए सेम हम निकाले हैं। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सीधा सीधा केवल 1/I, यानी कि वो केवल करंट पे डिपेंड करेगा, और करंट पे कैसा करेगा, इनवर्सली करेगा। और चूंकि करंट जो ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा वाला जो वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? करंट अगर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली का तो ये मतलब है ना। तो यानी कि करंट अगर I1 ज्यादा है तो हमारा R1 के साथ क्या होगा, I1 सबसे ज्यादा है, मतलब R1 क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या ये रिलेशन नहीं होगा? क्या रे बाबू, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? किसको किसको समस्या है बाबू, थोड़ा बोल दो। क्या इसमें कोई परेशानी है? अगर नहीं परेशानी है तो दूसरा जवाब दो हमें, ठीक ना, दूसरा हमें बनाता हूं। इसमें रिलेशन क्या होगा, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। क्या होगा भाई? दो ही ऑप्शन है, इसी दोनों में से कोई एक होगा, तीसरा तो ऐसे ही लिख देता हूं। कौन वाला? वाह, जाल में तो फंस ही गए हो तुम लोग। चलो देखो, कुछ एक्सिस वगैरह कुछ देखने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है, नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम जो पढ़े हो वही सही है। वहां पे एक्सिस वहां पे एक्सिस है, इस पे करंट एक्सिस था, इस पे पोटेंशियल एक्सिस था, एक्सिस यहाँ पे चेंज किया हुआ है। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक्सिस चेंज है ना भाई, एक्सिस तो चेंज है। यहाँ पे करंट था, यहाँ पे पोटेंशियल हम दिए हैं, और वहां पे करंट है ऊपर। तो कहता है कि अगर कट जाए तो, शायद कटेगा भी, पता नहीं। तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, उल्टा होगा, यानी कि बड़ा कौन होगा, R3 होगा, R2 और R1। यहाँ पे भी 2 नंबर ही होगा। क्यों होगा, ये समझ में आ रहा है किसी को? क्या यहाँ पे भी देखो, मान लेते कोई वोल्टेज को हम फिक्स करते हैं, किसी वोल्टेज को अगर हम फिक्स करते हैं, मान लेते इसी वोल्टेज को हम फिक्स कर दिए, वोल्टेज को फिक्स किए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट ये हुआ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट ये हुआ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट ये हुआ। तो वोल्टेज तो हमारा तीनों के लिए फिक्स है, लेकिन ये I3 है, ये हमारा क्या है, I2 है, और ये हमारा क्या है, I1। फिर देखो I1 का वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा है। तो अगर करंट सबसे, फिर सेम रिलेशन पे चलेगा, अगर करंट सबसे बड़ा है तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल क्या, उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, उसका उल्टा चल रहा है कि नहीं भाई, कम होगा। सीधा सीधा तुम एक बात, ठीक ना, कि V और I का एक्सिस है, एक्सिस को किसी पे V किसी पे I रखेगा, तुम ये समझोगे कि V के पास जो सबसे पास जो कर्व होगा, उसी का क्या होगा, वैल्यू सबसे बड़ा होगा। चलो अब बात सुनो, कटने वाला रहेगा बाबू ना, सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक ना, है ना, लिंक एक्सपायर होता नहीं। हम क्या बता रहे थे
क्या इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है? मैं जो समझाया ये रिलेशन समझ में आया क्या? समझ में आया तो फिर एक सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक समझो कि ग्राफ हमारा चाहे इधर भी हो इधर आई हो, या फिर इधर आई हो इधर भी हो, जो भी लाइन V के पास होगा, है ना, देखो यहाँ पे लाइन V के पास कौन था? R3 था, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा हुआ? R3 हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे V के पास भी ऑब्वियसली R3 है, नंबरिंग कुछ भी हो सकता है, मान लो इधर से R1 R2 R3 कर दे तो R1 सबसे बड़ा हो जाता है। तो बात यही हम समझ में आ रहा है हमारा कि V के पास जो है वो हमारा क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा इस इक्वेशन के लिए, V बराबर IR के लिए, है ना। तो इतना ये तो खैर समझने का चीज है, ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए रीजन के साथ कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट अगर रीजन वगैरह समझ में नहीं आता है तो फिर ये तो समझ में आना चाहिए भाई कि V के पास जो कर्व है वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, यानी कि उसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम उससे V से दूर जाते जाएंगे, यानी कि V के सबसे पास ये है, फिर उससे दूर ये है सबसे पास, फिर दूर है, और फिर ये सबसे दूर है, तो वैल्यू क्या होते जाएगा, बेसिकली डिक्रीज होते जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन था तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, नोट्स में शायद दिए थे, छापे होगे, किए भी होगे कि केवल छाप के छोड़ दिए थे? अगर छापे हो तो देखना, क्वेश्चन ये था कि कंडक्टिंग वायर इज इलोंगेटेड सच दैट इट्स लेंथ बिकम डबल। क्या ऐसा था कि नहीं? फिर दूसरा सिचुएशन था इंक्रीजेज बाय 150%, और तीसरा था कि इंक्रीजेज बाय 2%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इन ईच केस। क्या ऐसा निकाल सकते हो? कौन सा कंडीशन लगेगा तुम्हारा? तो बना हुआ है भाई, लेकिन बताओ कौन सा कंडीशन लगेगा? कंडीशन हम बताए थे एक बार कि जब लेंथ को हम कांस्टेंट रखते हैं, ऐसा बताए थे ना। दूसरा बताए थे कि जब एरिया को कांस्टेंट रखते हैं तब रेसिस्टेंस का बिहेवियर क्या होगा। और तीसरा कंडीशन हम बताए थे कि जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहता है। क्या ऐसा बताया गया था? तो यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन अगर देखो कि कंडक्टिंग वायर इज इलोंगेटेड, मतलब हमारे पास एक वायर पहले से है, उसी को हम क्या किए हैं, इलोंगेट किए हैं, मतलब लंबा कर दिए। तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा बता सकते हो? एक वायर हमारे पास है, उसी वायर को इलोंगेट किए हैं, दूसरे को नहीं किए हैं, तो हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा? लेंथ कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और जब V कांस्टेंट हमारा होता था, V कांस्टेंट अगर होता था तो ऐसा हम बताए थे कि R1 बाई R2 हमारा क्या आता था भाई, L1 बाई L2 का स्क्वायर। क्या ऐसा आता था कि नहीं? क्या ऐसा आता था कि नहीं? ऐसा रिलेशन आया था कि नहीं आया था? आया था। तो अब कह रहा है कि एक वायर था पहले भाई, किसी लेंथ का होगा, मान लेते हैं L लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, तो रेसिस्टेंस मान लेते हैं इसका क्या होगा, R होगा। अब क्वेश्चन का 3 पार्ट है बाबू, है ना। पहला पार्ट में कहता है कि उसको क्या किया, डबल कर दिए हैं हम, नहीं यही है ना, कि इनिशियल जितना लेंथ था, अब लेंथ उसका हम क्या कर दिए हैं, उसको खींच करके क्या कर दिए हैं, डबल ऑफ प्रीवियस वन। तो अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया क्या होगा, घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? एरिया सेम ही रहेगा। हाँ, तो लेंथ अब मान लेते हैं 12 हुआ है, तो बेसिकली एरिया तो हमारा क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। लेकिन एरिया को फिलहाल हम छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे रिलेशन में कहीं एरिया दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो कहता है कि जब
कंडक्टिंग वायर इज elongated सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल। यही है। मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस हमारा R है और इसका रेसिस्टेंस हमें पता नहीं है, R डैश ले लेते हैं, है ना। तो R बाई R डैश या R1 R2 भी लिख सकते हो। R बाई R डैश क्या होना चाहिए भाई? तो R बाई R डैश हमारा क्या होना चाहिए? तो L1 मान लेते स्टार्टिंग लेंथ L था, बाद में लेंथ क्या हो गया? 12 हुआ। यही कह रहा है ना कि इफ लेंथ इज डबल्ड, पहला कंडीशन है कि इफ लेंथ इज डबल्ड, यानी कि 2 टाइम्स हम क्या के इसको खींच करके बढ़ा दिए हैं तो एरिया घटेगा और इसका क्या होगा? स्क्वायर। तो L से L जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? R बाई R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। क्या होगा कि नहीं? यानी कि R डैश निकालोगे तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4R। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर इसका रेसिस्टेंस R है भाई तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया? 4R। मतलब रेसिस्टेंस हम बताए थे, सीधा सीधा रिलेशन हमारे पास आया था कि रेसिस्टेंस क्या होगा भाई? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। क्या ऐसा आया था कि नहीं? अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा आया था कि नहीं? आया था। तो 2 गुना अगर बढ़ा रहे हैं हम लेंथ को तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 गुना होगा कि नहीं? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4R तो आया है। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल हमारा ये है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इन ईच केस। तो मान ले हमें भी पहला केस डील कर रहे हैं तो इस केस के लिए अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है भाई? तो पहले वैल्यू R था, बाद में क्या हो गया? 4R हो गया। तो परसेंटेज चेंज यानी कि सबसे पहले तो चेंज निकालोगे तो चेंज कितना हो गया? तो चेंज तो हमारा हुआ है 4R माइनस R यानी कि 3R। क्या यही चेंज हुआ है ना? चेंज तो इतना ही हुआ ना, R तो पहले था, अब 4R हो गया तो चेंज कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि चेंज इतना हुआ। परसेंटेज चेंज क्या कैसे निकालते हो? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो भाई? तो रिलेटिव चेंज कैसे निकालते हो पहले ये बताओ। अभी पहले तुम्हें पूछते, मान लेते परसेंटेज नहीं निकालना होता, रिलेटिव चेंज पूछता, तो रिलेटिव चेंज क्या होता? तो रिलेटिव चेंज का मतलब हमें बताए थे, ऐसा कुछ बताए थे कि डेल्टा R बाई R। रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टेंस की बात यहाँ पे होगी तो ऐसा लिखते हैं कि नहीं रिलेटिव को? क्या रे बाबू? और यही चेंज जो है, यही तो चेंज ही तो हमारा क्या है? डेल्टा R है। और ये कितना आया है? 3R। क्या नहीं है? डेल्टा R का मतलब क्या हुआ? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये रिलेटिव चेंज हमें यहां से हमें पता है कितना होगा भाई? तो 3R बाई R। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभी R से R कटेगा, 3 आएगा। अभी हमें परसेंटेज अगर चाहिए तो क्या करते हो? रिलेटिव चेंज में सीधा सीधा 100% से गुना कर देते हैं। क्या यही करते हो कि नहीं? रिलेटिव चेंज अगर हमें पता है और अगर हमें परसेंटेज चेंज चाहिए तो हम सीधा सीधा करते कि डेल्टा R बाई R में क्या करते? 100% से गुना कर देते। क्या ऐसा नहीं करते हो क्या? क्या रे बाबू? करते हो। तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300%। यानी कि लेंथ को 2 गुना बढ़ाया है तो रेसिस्टेंस का परसेंटेज चेंज आया है। रेसिस्टेंस का फाइनल वैल्यू क्या हुआ? ये फाइनल वैल्यू ये चीज है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि पूछ क्या रहा है। अगर पूछेगा कि रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, मतलब जो भी उसको खींचने के बाद जो वायर हुआ तो उसका रेसिस्टेंस 4R हो जाएगा, ये सही है। लेकिन पूछे कि चेंज कितना है भाई, तो चेंज तो जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल वही होगा ना, तो चेंज तो हमारा 3R होगा। और परसेंटेज चेंज पूछे तो क्या करते हैं? 100% से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू? नो सर। अब इसका दूसरा पार्ट है कि अभी लेंथ को क्या किया गया है? 150% से इंक्रीज किया गया है, यही है ना। लेंथ को क्या किया गया है? 150% से इंक्रीज किया गया है। का मतलब क्या हुआ? न्यू लेंथ कितना हुआ होगा? ये फर्स्ट पार्ट में जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या लोगे? तो बना हुआ है तुम्हारे कॉपी में।
ऑलरेडी, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगता है, अगर ये आसान लग रहा है तो इसको ले लो। और उसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट पे कहता है कि लेंथ को इंक्रीज किया गया है 150% से, का मतलब न्यू लेंथ क्या होगा। अरे बाकी लोग है कि गायब हो गया है सब, सबका सब चुप है भाई, क्या रे और लोग भी बोल। हाँ हाँ सही बोले। देखो कहता है ये इनिशियल लेंथ हमारा एल है, इसमें इंक्रीज कितना किया, 150% से इंक्रीज किया भाई। तो इंक्रीज पहले इंक्रीमेंट हम निकाल लेते हैं। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इसको जब काटोगे तो कितना आएगा 1.5 एल, यानी कि एल लेंथ तो पहले से था ही और उसमें बढ़ा कितना दिया 1.5 एल बढ़ा दिया, यानी कि टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा 2.5 एल होगा। क्या इसमें समझने में किसी को दिक्कत है। अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि उसको 150% ऑफ ओरिजिनल लेंथ कर दिया गया है ना, इट इंक्रीजेस टू 150%, वर्ड पे ध्यान रखोगे, इंक्रीजेस टू 150%, देन फाइनल लेंथ हमारा यही होता है ना। लेकिन क्या बोला है, इंक्रीजेस वाई बोला है, यानी कि जो लेंथ पहले है उसमें और इतना हमें जोड़ना पड़ेगा भाई। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या किए हैं, एल प्लस 1.5 एल को ऐड किए हैं और 2.5 एल आया है। बट अगर इंक्रीजेस टू 1.150% सीधा सीधा रहता तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लेते 1.5 एल, यानी कि तब हमारा 1.5 एल आता। तो क्वेश्चन में ध्यान दोगे ये 2y ये सब का मतलब है, क्या कोई दिक्कत है। तो अब तो हमें L1 मिल गया L और L2 मिल गया 1/5, यहाँ पे पुट करोगे उसके हिसाब से R की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, क्या रे कोई दिक्कत है। तो पुट कर देते हैं भाई, यहाँ पे इसको L रखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 L होगा और इसका स्क्वायर, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी L से L खत्म होगा तो R बाई R डैश 1/2.5 का कितना हो जाएगा 25 25 625 1/6.25, यानी कि R डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.25 ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस। यानी कि अब जो इस वायर का रेसिस्टेंस होगा वो पहले वाले वायर के कितना गुना हो जाएगा भाई, R डैश बराबर 6.25 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस। फिर यहाँ पे परसेंटेज चेंज पूछा है भाई, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करोगे 6.25 R में से R को घटाओगे तो कितना होगा 5.25, क्या ऐसा होगा कि नहीं। क्या ऐसा ही होगा ना। अगर डेल्टा R बाई R इंटू 100, यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। तो डेल्टा R क्या है, बेसिकली डेल्टा R है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू हमारा 6.25 R है, इनिशियल वैल्यू R है, तो उसको घटाओगे तो कितना आएगा 5.25 R डिवाइडेड बाई R इंटू 100%। तो R से R कटेगा। अब इस 100 से जब इसको गुना करोगे तो दोनों डेसिमल समाप्त हो जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा 525%। क्या कोई दिक्कत है। क्या रे बाबू किसी को दिक्कत है इसमें। परसेंटेज चेंज हम निकाले हैं तो किसी को परेशानी है क्या। इस चीज को समझने के लिए केवल लिखा हूं मैं कि 2 अगर रहेगा तब क्या मतलब है, बाई रहेगा तब क्या मतलब है। अभी देखो इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है को थर्ड पार्ट में इंक्रीजेस बाई ओनली 2% है, थर्ड पार्ट में इंक्रीजेस बाई ओनली 2% है, इसको मिटा दूं। थर्ड पार्ट में है कि केवल लेंथ को क्या किया गया है 2% से इंक्रीज किया गया है। हम तुमको कल बताए थे कि अगर 5% तक इंक्रीजमेंट इलोंगेशन या उसका साइज का कमी होगा
तब हम क्या लेते हैं भाई, तब हम इस मेथड से नहीं चलेंगे। क्या कल ऐसा बताए थे कि नहीं? तब हम क्या लगाते हैं वहां पे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। और तब हम तुमको बताए थे कि तब क्या होगा भाई, तो हमारा इस रिलेशन से फिर चलता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। बट कल ऐसा बताए होंगे कि फॉर स्मॉल चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में स्मॉल चेंज हो रहा होगा, यानी कि 5% तक कंसिडरेशन हमारा होता है, तब हम क्या लिखते हैं भाई, डेल्टा R बाई आर बराबर क्या लिखते हो, L का पावर कितना है 2 आगे आता है, और क्या हो जाता है डेल्टा L बाई L। क्या ऐसा बताए थे कि नहीं? हम्म, क्या बताए हैं ना, बताए हैं तो भाई थोड़ा बता दो हमें कि कितना परसेंट डेल्टा क्या किया इंक्रीज बाई 2%, वायर का लेंथ को क्या किया है 2% से बढ़ा दिया है बेसिकली, यही किया है ना। तो डेल्टा R बाई आर हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इधर भी 100% से गुना करेंगे, इधर भी 100% से गुना करेंगे, यही हमें चाहिए ना। तो डेल्टा R बाई आर इंटू 100%, यही तो वैल्यू हमें चाहिए, यही चाहिए ना भाई कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हुआ होगा। तो यही तो हमारा दे रहा है परसेंटेज चेंज, अभी तक तो सब में हम यही निकाल देते डेल्टा R बाई आर इंटू 100%, तो ये परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। तो अगर इधर 100% से गुना किए हो तो इधर भी क्या करना होगा, क्या ऐसा करना होगा कि नहीं करना होगा, क्या रे बाबू? करना होगा कि नहीं? और हमें दिया हुआ है कि इसका लेंथ को हम क्या किए हैं भाई, केवल 2% से चेंज किए हैं, यानी कि परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, यानी कि 2% से लेंथ को चेंज करने का मतलब क्या दिया है कि परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब हमें ये दिया है कि डेल्टा L बाई L इंटू 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2%। क्या कोई दिक्कत है? लेंथ को हम कितना से चेंज किए हैं भाई, 2% से चेंज किए, मतलब परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, और परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या होगा हमारा, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100%। तो इसके जगह पे हम पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 2 रखेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 2 कितना होगा 4%, यानी कि अब हमारा रेसिस्टेंस का जो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, वो होगा 4%। क्या कोई दिक्कत है? हम्म, क्या रे बाबू, किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। नो सर, बिल्कुल। चलिए, तो अभी तो इससे काफी कुछ पढ़ना है हमें, है ना। ओम्स लॉ का लिमिटेशन वगैरह पढ़ेंगे, फिर इसका डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, टेम्परेचर पे कैसे वेरी करेगा। कल कौन सा, कल तो क्लास होगा, है ना। चलिए, तब तक आप लोग एंजॉय करिए। सबका तबीयत ठीक है ना भाई? हम्म, क्या रे साकेत, तू शादी में बहुत घुमा है, ठीक ठाक है? चलिए, सब लोग अच्छे से रहिए। ठीक है बउआ, ऐश करो, है ना।